फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस की, यानी विज्ञापन के क्या कार्य हैं और एक अच्छे विज्ञापन में, राइट, एक अच्छे विज्ञापन में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। राइट, एक विज्ञापन अच्छा तभी बन सकता है जब वो आपको अट्रैक्ट करे या आप उससे प्रभावित हों, राइट, और उसकी बातों का असर कस्टमर के माइंड पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन के कार्यों की। विज्ञापन यानी कि एड्स जो हैं, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐड बोलूँगी, बार बार मुझे एडवर्टाइजिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं। सो एड्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या रहेंगे, जैसे या एडवर्टाइजिंग के, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरह से भी बात कर सकती हूँ। विज्ञापन के कार्य यानी कि एडवर्टाइजिंग के कार्य हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांट रखा है। दे आर प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और सोशल फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन की हम बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले आ रहा है डिमांड क्रिएट करना। इसको हम डिटेल में यहाँ से देखेंगे। प्राइमरी फंक्शन यानी डिमांड क्रिएट करना। तो सबसे मेन फंक्शन क्या है विज्ञापन का। जैसे ही विज्ञापन यानी एड्स का दिमाग में हमारे ख्याल आता है तो एकदम हमारे माइंड में एक बात स्ट्राइक करेगी कि हम क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला फंक्शन कि अगर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है तो डेफिनेटली सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके पीछे है वो है इसकी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना, वो प्रोडक्ट जिसके लिए विज्ञापन किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी विज्ञापन हो सकता है, वो किसी गारमेंट को लेकर हो सकता है, वो किसी शैम्पू को लेकर हो सकता है, वो किसी LIC की पॉलिसी को लेकर हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड को लेकर हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की या उस आइडिया की डिमांड को क्रिएट करने का एक ज़रिया है। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है दैट इज़ नए उत्पाद, यानी कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पॉइंट पढ़ूंगी। अनाउंसेस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, यानी जब भी किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या लॉन्च किया है और उसके बारे में वो पब्लिक को अवेयर करना चाहती है, कस्टमर को बताना चाहती है, तो उसका सबसे बड़ा और जो एक प्रभावशाली यानी अफेक्टिव जो मेथड है वो है एडवर्टाइजिंग करना। तो उसके ज़रिए जो है हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो नया आया है मार्केट में उसके बारे में कस्टमर को बता सकते हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट देखो कोई अनाउंसमेंट करती है या कोई भी योजना लाती है तो उसके लिए भी वो एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेती है। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है प्रमोट्स न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए एक और पॉइंट है जिसका हम सहारा ले सकते हैं और वो है नए नए इस्तेमाल, प्रोडक्ट के नए नए इस्तेमाल बना। जैसे किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आप एक उपयोग के बजाय अगर उसके अलावा डिफरेंट उपयोगों के लिए कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता और कस्टमर भी इससे सेटिस्फाई होगा क्योंकि उसको एक बार पैसे देकर उस प्रोडक्ट के नए नए यूजेस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी उसकी उपयोगिता बताते हैं कस्टमर को कि वो एक चीज़ को एक बार एक उपयोग के लिए नहीं, मतलब एक यूज़ के लिए नहीं, उसके डिफरेंट यूजेस वो कर सकता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है मिल्क मेड का जो पाउडर है, राइट, तो उसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, हम मिठाई बनाने के लिए कर सकते हैं, हम दूध बनाने के लिए कर सकते हैं, हम उसको लिक्विड उसका लिक्विड बना सकते हैं उसके लिए, और कहीं पे भी उसके मायोनीज़ में उसका इस्तेमाल होता है तो डिफरेंट तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मिल्क मेड की जब ऐड आएगी तो आप देखोगे कि उसमें डिफरेंट यूजेस बताएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इन्फॉर्म्स अबाउट चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट के बारे में तो खैर बताएगा ही प्रोडक्ट के बारे में, और हाँ अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आए हैं, जैसे नई पैकिंग में आया है कोई शैम्पू, तो ये भी आप देखोगे कि कई बार बड़े अट्रैक्टिव तरीके से बताते हैं कि नया प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो है वो नए साइज़ में आया, फैमिली साइज़ है। जैसे पार्ले जी का मैं एग्जांपल दूँ तो पार्ले जी पहले छोटी पैकिंग में आता था, बाद में वो फैमिली पैक में आने लगा और उसका देखा देखी जो है बहुत सारे बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है फैमिली पैक में आने लगी। तो एक तरीके से वो एक इकोनॉमिकल लग जाता है फैमिली के लिए कि आप
थोड़ा सा प्राइस कम देकर आप पूरी फैमिली के लिए वो चीज़ बाय कर सकते हो। तो चेंजेस इन प्रोडक्ट्स के साइज़ में चेंज हो गया या उसका और कोई उसके मॉडिफिकेशन उसमें कुछ किया है, प्राइस क्या है और प्लेसमेंट कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको कहाँ अवेलेबल होगा इसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमारे को ये भी पता लग जाता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ हेल्प्स इन कहाँ गया, हाँ, ये बताता है हमें कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूज़फुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेथड्स ऑफ यूजिंग इट। तो ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम अपनी तरह अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो डेमो देते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कई बार एड्स में आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो है उससे आइडिया हो जाता है कि हम इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। तो वो ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है और कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें ऐड देखने के बाद क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर कोई भी स्पेशल ऑफ़र्स हैं, जैसे मान लीजिए क्लियरेंस सेल है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र आ रहा है, तो उसके लिए जो है हमारे को एडवर्टाइजिंग के ज़रिए आपको स्पेशल ऑफ़र के बारे में डिटेल बताई जाएगी, या कोई नई स्कीम है, या कोई कोई बाय वन गेट वन टाइप इस तरीके की कुछ स्कीम्स आ रही हैं, या स्टॉक क्लियरेंस सेल है, या कुछ और कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो कोई भी नई अनाउंसमेंट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हम कर सकते हैं। रिमाइंड्स यूज़र को क्या रिमाइंड कराना है? रिमाइंड कराना है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में। आप ये एक बात नोटिस करना कि जब भी कोई विज्ञापन या कोई ऐड आती है टीवी पे, जब तक वो कई बार हम देख नहीं लेते तब तक हमारे दिमाग में सेट नहीं होती है। कोई ऐड ऐसी नहीं होगी जो एक बार आई और उसके बाद बरसों आई नहीं या महीनों आई नहीं। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उस ऐड का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर या जो भी ऑडियंस है उसको याद ही नहीं रख पाएगा। हम जब तक कोई भी चीज़ बार बार देखते नहीं, सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, तब तक हम याद नहीं रख सकते। सिमिलरली एड्स के पीछे भी एक यही फंडा है। एड्स का टीवी पर मीडिया में बार बार आने का मकसद यही है कि कस्टमर को याद दिलाना कि येस दिस इज़ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, यू मस्ट बाय इट। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कस्टमर के माइंड से अपने प्रोडक्ट की जो छाप है वो हटा दोगे या मिटा दोगे। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत नुकसान वाला सीन रहेगा संस्था के लिए। क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंस। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी, अब जैसे मान लीजिए आप LG का ऐड देख रहे हैं, अब LG के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है और भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं। तो इसके अलावा मतलब एक जैसे अगर आप ऐड को देखकर कोई एक चीज़ बाय करते हैं एंड आप सेटिस्फाइड हैं, देन आपका एक विश्वास सेट हो जाएगा उस पर। तो वो एक ब्रांड, अब कई बार क्या होता है कि किसी ऐड में ब्रांड के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। ब्रांड से क्या होता है कि हम, अब जैसे कस्टमर के दिमाग में एक आइडिया होता है कि मुझे LG का ही लेना है, या मुझे वर्लपूल का ही लेना है, या मुझे IFB का लेना है। वो क्यों होता है? ऐसा कैसे हुआ? देखो, ऐसा है, एक तो सबसे पहले विज्ञापन इस तरीके से पेश किए गए हैं कि कस्टमर को वो प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि कितना भी बढ़िया विज्ञापन हो या कितनी भी बढ़िया ऐड हो, कितना पैसा आपने खर्च किया है, लेकिन अगर वास्तव में उस चीज़ का इस्तेमाल करके, अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर विज्ञापन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एड्स का फ़ायदा तभी होगा जब अल्टीमेटली कंजम्पशन के बाद जो कस्टमर के दिमाग में ब्रांड जो है या जो प्रोडक्ट है वो अपनी छाप छोड़े, राइट। हालांकि अभी तो हम फ़िलहाल ऐड की बात कर रहे हैं, विज्ञापन तो पहले किया जाएगा ब्रांड को, और कस्टमर इसको बाद में यूज़ करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ विज्ञापन के ऊपर ही भरोसा कर लेना और विज्ञापन के सहारे आपको लगेगा कि चीज़ बिक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो एक बार कस्टमर बेवकूफ़ बन सकता है पर बार बार नहीं, ठीक है। तो जो ब्रांड की प्राथमिकता का मतलब क्या है, आप देखेंगे कि कई बार एड्स में दो चीज़ों का कंपैरिजन करके दिखाते हैं। मान लीजिए एक सिंपल वॉशिंग मशीन है, तो मान लीजिए LG अपनी वॉशिंग मशीन का एग्जांपल किसी और वॉशिंग मशीन से करेगा, हालांकि वो नाम नहीं मेंशन करेगा, किसी और जिसके साथ वो कंपैरिजन करेगा उसका नाम नहीं इस्तेमाल करते। ऐसा ठीक नहीं माना जाता और एक तरीके से एक ऑब्जेक्शनेबल बात भी है।
लेकिन आप ये देखेंगे कि दोनों का कंपैरिजन इस तरीके से किया जाता है कि आप अपने जो आप देखोगे कि वो अपने ब्रांड को सुपीरियर ही दिखाएगा, राइट। जैसे उसमें कम सर्फ का इस्तेमाल होता है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है, उसमें अलार्म सिस्टम है, या उसमें जो साइज़ हैं, जो कलर्स हैं वो वैरायटी में हैं जो दूसरे ब्रांड्स में नहीं है। तो तुलना करके जब दिखाते हैं तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट कस्टमर को ज़रूर होता है और उसको अच्छा लगता है ये चीज़। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। तो ऑब्वियसली अगर हम अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके विज्ञापन को नलीफाई कर दें, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर दें और उसका प्रभाव हम आपके दिमाग पर कम से कम होने दें, ठीक है। देखिए, आप साइमल्टेनियसली नहीं, लेकिन अगर वन बाय वन, एक बार एलजी का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। एलजी का अगर ऐड आया है और दूसरी तरफ वर्लपूल का आया है और आपने एक के बाद दूसरा ऐड देखा है, जो विज्ञापन आपको अच्छा लगेगा, जो आपको सॉलिड लगेगा और आप उससे कनेक्टेड फील करेंगे, ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के साथ आप जाना चाहेंगे। तो हम जब अपने कॉम्पिटिटर के एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव को कस्टमर के दिमाग से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना विज्ञापन इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा ऐड और हमारा ऐड करने का तरीका और हमारे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका कस्टमर को पसंद आए। तो ये तो थे प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आ रहा है जैसे जो भी हमारे सेल्समैन हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मनोबल का मतलब उनका मोरल अप हो जाता है, वो इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कर्मचारियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। डेफिनेटली कर्मचारियों के ऊपर या जो भी लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप अगर कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंपनी की ऐड टीवी पे बहुत बार आती है या मीडिया में बहुत बार आती है, तो डेफिनेटली आपके मन में एक बात ज़रूर आएगी कि मैं ऐसी संस्था में काम करती हूँ जो इतनी पॉपुलर है। तो ऑब्वियसली आपका एक मॉरल अप होगा, आप एक अंदर से बड़ा अच्छा फील करेंगे, राइट। और आप बहुत सारे लोगों को जो आपको नहीं, जैसे जो आपकी फैमिली के लोग हैं या उनको भी एक लगेगा कि देखिए आपका जो फैमिली का पर्सन है, जो रिलेटिव है, वो कितनी अच्छी कंपनी में जॉब करता है। तो एक तरीके से एक इम्प्रेशन पड़ेगा उस चीज़ का। जिस ब्रांड की एड्स जो है वो बड़े बड़े मीडिया के थ्रू जो है आती हैं और रेगुलरली आती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ के जो सेल्समैन या उनसे जो कनेक्टेड लोग होंगे वो अच्छा फील करेंगे, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। सेकेंड थिंग इज सपोर्ट्स सेल्समैन। अभी एक बार तो एनकरेजमेंट हो भी गया और दूसरी बात सपोर्ट कैसे होगा कि अब आपके दरवाजे पर अगर कोई आए और बताए जी एलजी जो है एक ब्रांड है, तो आप क्या बोलेंगे? यार हमें पता है। अब आपको कैसे पता है? आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने उस पर टीवी में उसकी ऐड देखी है, आपने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपने इंटरनेट पर देखा है। तो क्या आप अननोन हैं? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेल्समैन को कम मेहनत करनी पड़ी आपके ऊपर। एक तो ये होता है कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और बिल्कुल नया ब्रांड है और बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, देन उसके लिए तो उसको बड़ी डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। और आप ये भी शायद कह सकते हैं कि अरे ये तो हमने तो कभी नहीं देखा इसके बारे में टीवी पर, है ना। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप ऑलरेडी विज्ञापन में देख चुके हैं, एड्स में देख चुके हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल्समैन को कम मेहनत करनी होगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, कस्टमर को अपनी बात को समझाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीचेस कस्टमर्स लेफ्ट बाय सेल्समैन। तो वो कस्टमर जो सेल्समैन मतलब ऑब्वियसली हर जो विक्रय करता है, जो सेल्समैन है, वो हर कस्टमर तक तो नहीं पहुंच सकता ना। एडवर्टाइजिंग ने क्या किया, अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाई, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में सेल करते हैं वो एक एक कस्टमर तक तो नहीं पहुंच सकते। तो ऑब्वियसली कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सेल्समैन जिनको कवर नहीं कर सकता, जिनके साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकता और हर आदमी के पास पहुंचना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग ऐसी है जो सबके पास पहुंचती है। एडवर्टाइजिंग ऐसी है जो सबके पास पहुंचती है, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंचती है। कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने में सहायक। हम किसी ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे ना जो बड़ी पॉपुलर है, जिसका ब्रांड बहुत फेमस है, राइट। तो अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो
अब अच्छे हैं या बुरे हैं वो डिपेंड करता है वो काम किस तरीके से करते हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी या कोई भी पर्सन अच्छी कंपनी, अच्छी संस्था या जो ब्रांड, जो पॉपुलर संस्था है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो स्किल्ड पर्सन को अपनी तरफ ईजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। डीलर्स और स्टॉकिस्ट, जो स्टॉक रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं स्टॉक, और जो डीलर हैं, जो डील करते हैं, वो कहाँ हैं, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपको कहाँ अवेलेबल हो सकता है, उसका डीलर कहाँ कहाँ है और स्टॉकिस्ट कहाँ कहाँ हैं, इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मिल सकती है। हर चीज़ की जानकारी जो है हमारे को ईज़िली अवेलेबल अगर कोई करा सकता है तो वो विज्ञापन करा सकता है। ठीक है, तो डीलर कौन कौन है और कहाँ पे है, उनके पास एजेंसी किस चीज़ की है, आपके शहर में किस किस चीज़ की एजेंसी है, ये कैसे पता लगेगा। आप देखोगे कोई भी ऐड आती है ना, उसके नीचे, या जैसे न्यूज़पेपर में आप कोई ऐड पढ़ते हैं तो उसके नीचे या उसके डीलर्स का नाम लिखा होता है कि वो आपके शहर में या इवन मतलब इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शन। फिर आ जाते हैं सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जो सोसाइटी पर प्रभाव डालते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? वैरायटी ऑफ गुड्स की नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मिलेगी। अदरवाइज़ आपको कैसे पता लगता? बिल्कुल पता नहीं लग सकता। अगर संस्था, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने और प्रोडक्ट के बारे में बताएगी ही नहीं, मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, और सीधा अगर प्रोडक्ट दुकान पे पहुंच जाएगा बिकने के लिए, कस्टमर को घर बैठे बैठे क्या सपना आएगा कि ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है? नहीं। हालांकि ऑब्वियसली वो मार्केट जाएगा ख़रीदने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर उसको ये नॉलेज हो जाए कि पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट पर्टिकुलर जगहों पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और एक तो ये बात हो जाएगी कि उसको नॉलेज हो जाएगी, और दूसरा आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मैं बात कर रही थी, तो स्टैंडर्ड कैसे हमारा बढ़ता है? हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने से, वैरायटी ऑफ गुड्स से इस्तेमाल करने से। जो चीज़ें स्टेटस सिंबल हैं, है ना, जिससे हमारी प्रतिष्ठा, हमारी यूँ लगा लीजिए कि एक समाज में एक बात फेमस है कि आपके घर में अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कोई महंगी चीज़ है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हर इंसान को ये फील होगा कि उसका स्टैंडर्ड जो है दूसरों से ज़्यादा है या हाई है। और स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, स्टैंडर्ड कैसे लाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अप करेंगे, तो ऑब्वियसली वो वस्तुओं के दम पर ही होगा, है ना। आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप कितना अच्छा खाना खाते हैं, आपके घर में किस तरीके का फर्नीचर है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें बायर से, सेलर से आएंगी। लेकिन इसकी नॉलेज कौन देगा हमें? नॉलेज तो हमें विज्ञापन ही देगा। तो विज्ञापन अगर हमें इसकी नॉलेज देगा तभी तो हम ये चीज़ें ख़रीद के और फिर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस अमॉन्ग रूरल मैसेज। तो रूरल एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो इतने एक्टिव नहीं होते, जो इतना मूव नहीं करते शहरों की तरफ, तो उनकी जानकारी के लिए भी उनको रिमोट एरिया में, क्योंकि वो रह रहे हैं, दूर दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं, इसकी जानकारी भी विज्ञापन के ज़रिए उनको पहुँच सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। विज्ञापन का जो कारोबार है, जो एडवर्टीज़मेंट का ही कारोबार है, वो अपने आप में इतना लंबा चौड़ा है कि इसमें पता नहीं कितने लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट की जो मीडिया है, और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज तैयार करते हैं, जो कॉपी तैयार करते हैं, जो उसको प्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इसको प्रेजेंट करते हैं, तो एक देख सकते हैं आप, तो ये काफ़ी लोगों की आय का साधन बनता है। एजुकेट्स कस्टमर को कई बार जो है कुछ ऐसी जानकारियाँ भी जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, वो विज्ञापन के ज़रिए पता लग जाती है। जैसे आरओ का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें ये लगता है कि हमें एक सेफ़ वाटर मिल रहा है, हमें हेल्दी वाटर मिल रहा है। ठीक है। LIC हम लेते हैं, LIC हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है? तो वो विज्ञापन से पता लगेगा हमें। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स में जैसे
फ़ीमेल फर्टिसाइड की बात करते हैं, जो भ्रूण हत्या जिसको आप कह सकते हैं, या वीमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें हैं, या फिर ड्रग्स का ड्रग्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई अल्कोहलिक है, इन चीज़ों से आपको बचाने के लिए भी सरकार समय समय पर कई तरह के विज्ञापन के ज़रिए समाज को मैसेज देती है। जो NGO चलाते हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क में और चैरिटी में लगी हुई हैं, उनका वो भी आम आदमी तक विज्ञापन के ज़रिए पहुंचती हैं। तो विज्ञापन का मतलब सिर्फ बिजनेसमैन से कनेक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ सामान बेचने के लिए है। विज्ञापन का मतलब समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए भी है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस अबाउट डेंजरस डिसीज़। तो अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, इसके अलावा इससे पहले भी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, HIV एड्स है, पोलियो के बारे में, डेंगू के बारे में। तो इन सब की जानकारी हर आदमी को ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि हर आदमी उतना एक्टिव नहीं होता। तो ऑब्वियसली एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हम ये बात हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं कि आपको इन बीमारियों से बारे में कैसे बचना है। ठीक है, सरकारी सूचनाएं देना मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे सरकार अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, मान लीजिए चुनाव आए हुए हैं और सबको पहचान पत्र बनवाना है, तो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, या अगर इनकम टैक्स भरने का समय आ गया है और आपको रिटर्न भरनी है, तो सरकार जो है समय समय पर न्यूज़पेपर्स में एंड मीडिया में ये बात रखेगी कि सभी जो भी करदाता हैं जो टैक्स भरते हैं, तो उन्हें इस डेट तक टैक्स जो है अपना भरना है, अदरवाइज़ पेनल्टी लग सकती है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे सोशल फंक्शन है, जैसे नेशनल इंटीग्रिटी है, और कोई भी सोशल वर्क है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, सोसाइटी में जुड़ाव है, देश के प्रति जो एक हमारी देशभक्ति की भावना, इस तरीके की चीज़ें या इनका प्रचार प्रसार भी एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज़ प्रभावी विज्ञापन की विशेषताएं। मींस असेंशियल्स क्या हैं एक अफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट को अफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके की बातें हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे एक तो है कस्टमर से रिलेटेड, एक है हमारा जो मैसेज हम तैयार करेंगे उससे रिलेटेड, और एक है हमारा जो कॉपी हमारी तैयार होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या बातें होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो मेन टारगेट है वो कस्टमर है। अब कस्टमर कौन सा है? ठीक है, मेल है, फीमेल है, पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जॉब वाले हैं, या बिजनेसमैन है। आपका प्रोडक्ट पूरी सोसाइटी के हर पर्सन को टारगेट करे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कम्युनिटी तो नहीं वर्ड बोलूँगी मैं, पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करेंगे, और वो एज के बेस पे हो सकती है। वो बच्चों के लिए, जैसे अब एज के बेस पे आपने कौन से बच्चे, किस तरीके के बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, या थोड़े से जो टीनेजर्स हैं, राइट। आय के आधार पर कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपका जो टारगेट कस्टमर होगा वो रिच क्लास होगा, ना कि मिडिल फैमिलीज़ या फिर लोअर लेवल फैमिलीज़, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हम किस कस्टमर को टारगेट करके ये विज्ञापन बनाएंगे। उसकी बात है मीडिया का। मीडिया कौन सा होना चाहिए? मीडिया का मतलब है किसके ज़रिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। टीवी के ज़रिए देंगे, इंटरनेट के ज़रिए देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग मीडिया के अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है फिर विज्ञापन की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमारा विज्ञापन कितनी बार आएगा, न्यूज़पेपर में कितने पृष्ठ पर होगा, डेली होगा या 2 दिन 3 दिन छोड़कर होगा। टीवी पे अगर हम अगर ऐड देते हैं तो वो क्या डेली आएगी या पर्टिकुलर एपिसोड्स में आएगी, हर 10 मिनट के बाद आएगी या 2 घंटे के अंतराल में आएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। अब कोई भी ऐड अगर टीवी पे आप लगातार 4-5 बार देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, और अगर बहुत गैप में देखोगे तो भूल जाओगे। दोनों बातें हैं ना, अगर तो बहुत टाइम के बाद देखोगे तो भूल जाओगे, और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो टाइम गैप है वो बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पर टाइम का मतलब उसकी टाइमिंग से है, हमें विज्ञापन देना कब है, हमें क्या लेट नाइट विज्ञापन देना है, अर्ली मॉर्निंग देना है, या दोपहर के समय देना है, जिस समय हमारा सबसे ज़्यादा कस्टमर या क्लाइंट्स या जो भी हमारे प्रपोज्ड बायर्स हैं वो उसे देख सकें। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर हम कब फुर्सत में पढ़ते हैं, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं या फिर जब हम शाम को घर में अपना काम हम ख़त्म करके आते हैं तब पढ़ते हैं। तो डिपेंड करता है ना कि आप ये न्यूज़पेपर कब पढ़ेंगे, तो उस समय कौन सा उचित समय होगा जिस समय वो जो हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, वो उसे ध्यान से देखेगा। और टेलीविज़न अब जैसे इंटरनेट है तो 24 आवर्स हमारी रीच में है, तो हम कभी भी उसको देख सकते हैं। फिर अब बात आती है विज्ञापन के संदेश से रिलेटेड। तो हमारा जो ऐड का जो मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज में क्या क्या होना चाहिए। मैसेज ऐसा होना चाहिए जो समझ आने लायक हो, जो क्लैरिटी हो, जिसमें हर शब्द पर जोर दिया गया हो। ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए जो बहुत फास्टली चले और बहुत उसमें शब्दों का गोलमोल हो, और बहुत ज़्यादा ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही सटीक शब्दों का इस्तेमाल हो, सरल भाषा का उपयोग हो, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। भाषा कौन सी यूज़ करेंगे आप, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है स्पेशल फीचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल चीज़ें ज़रूर बताएंगे। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से कीमत में कम है, तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा जोर देना है। यानी आपका प्रोडक्ट जिस भी चीज़ में दूसरों से सुपीरियर है वो पॉइंट आपको फोकस करना है, क्योंकि वही तो चीज़ है। आपके पास मेन जो हथियार है कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का, वो यही है, ठीक है। बिलीवेबल, विश्वसनीय है। विज्ञापन में कई बार आप देखोगे कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं। अनरिलायबल मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का विचार मन में जन्म नहीं लेना चाहिए जो बायर है। ऐसा तभी होगा जब आप जो भी बात करेंगे वो बड़ी सटीक हो और फैक्ट्स पर बेसिस हो, सच्चाई हो, ठीक है। थोड़ा सा वही अब वाली बात है ना, आटे में नमक चल सकता है, बट अगर नमक में आप आटा मिला रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा ना। कोई भी अगर आप मान कह रहे हैं कि हम 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 साल की गारंटी वास्तव में देनी होगी। सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन देने से यहाँ पे लगेगा कि अगर आप अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज़ मेमोरेबल एंड ईजी टू रिकॉल। तो विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन करने का तरीका इस तरीके से सेट करना कि हम अपने कस्टमर को एक तरीके से उस पर छाप छोड़ सके और इस चीज़ को वो जो है याद रख सके और उसे भूले ना, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब विज्ञापन अट्रैक्टिव होता है। एजुकेशनल वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, और जैसे प्रोडक्ट हमें कहाँ अवेलेबल होगा, प्रोडक्ट की गारंटी कितनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें विज्ञापन के ज़रिए ज़रूर पता लगनी चाहिए। मोटिवेशनल वैल्यू का मतलब होता है कि आप देखेंगे कई बार जैसे LIC के या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर विज्ञापन आता है, तो आपकी सेफ्टी, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और आपकी ओल्ड एज के टाइम पे आपको कितना अच्छा फ़ील होगा जब आपके हाथ में पैसा होगा, इस तरीके की चीज़ें, आपकी सुरक्षा को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इस तरीके के विचार वो जानबूझकर विज्ञापन में अगर रखते हैं, क्योंकि उससे आपकी भावनाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो ये तो थे उसके मैसेज से रिलेटेड। और लास्ट में आ रहा है विज्ञापन प्रति, यानी कि अब जब कॉपी तैयार करेंगे विज्ञापन की, उसको कैसे बनाना है। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आप उसका कैसा बॉर्डर होना चाहिए, उसके अंदर कलर्स कैसे होने चाहिए, और प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अंडरलाइन, जैसे मान लीजिए प्राइस आपका कम है तो प्राइस को आपने हाईलाइट करना है इसमें, ठीक है। कई बार प्रश्न है, जैसे आप ये प्रश्न पढ़ सकते हैं, क्या आप वृद्धावस्था में प्रसन्न और चिंता रहित नहीं रहना चाहेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न है ये करके आपने 1 मिनट में कस्टमर जो भी आपका पढ़ने वाला है, रीडर है जो, आपने उसको अट्रैक्ट कर दिया कि अरे ये मेरी वृद्धावस्था के बारे में इतनी चिंता कर रहा है, तो ऐसा क्या है उसको मुझे पढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली LIC वाले या फिर म्यूचुअल फंड वाले या इस तरीके के लोग जो हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, वो इस तरीके का प्रश्न उठाकर अपने प्रोडक्ट के प्रति एक सही और सटीक मार्गदर्शन अपने कस्टमर को दे सकती है।
और उसके अलावा मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। और कई बार आप देखोगे कि कूपन वगैरह भी होते हैं, जो भी एडवर्टीज़मेंट कॉपी होती है उसके साथ कूपन अटैच होते हैं कि जैसे आप कूपन लेकर आएंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एडवर्टीज़मेंट कॉपी में होनी चाहिए। सो आपने देखा कि हमारे विज्ञापन के अंदर कितनी विशेषताएं हैं, और उसके अलावा ये विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हमारा जो ऐड है वो बहुत ही प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव बनेगा। और क्योंकि हमारा टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर के ऊपर अपनी छाप छोड़नी है, तो अगर ये विशेषताएं होंगी तो सोने पर सुहागा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।